नेम, जैसे आप ऑफिस में हो, ऑफिस में आपका नेम होता है, ठीक है, ईमेल आईडी होती है, एड्रेस होता है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस हो गया, टेम्परेरी एड्रेस हो गया, आपका कंपनी में डेजिग्नेशन हो गई, प्रोफाइल हो गई, ठीक है, आपका पीएफ अकाउंट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स बनते रहते हैं। कोई भी एक प्रोफाइल ले लो और उसके साथ कोई स्टूडेंट है जैसे, तो स्टूडेंट का नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, क्लास हो गई, एड्रेस हो गया, फादर नेम, मदर नेम, एडमिशन नंबर, और भी ऐसे ऐसे ये वेरिएबल बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक? इसमें टेक्निक क्या है, सिर्फ आपको स्पेसिफाई करना है कि जैसे अगर नेम है और एडमिशन नंबर है तो उसमें एडमिशन इस टाइप से लिखना है कि वो रीडेबल हो, लाइक दिस, क्लियर है? स्कूल नेम है तो स्कूल अंडरस्कोर नेम, इसको एस नेम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है? अब ऐसे रीडेबिलिटी इसमें चली जाती है। आपके लिए समझ में आ रहा है, एस नेम मतलब स्कूल नेम और एस नेम स्टूडेंट नेम, दोनों कॉमन हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टूडेंट नेम, तो कंप्लीट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, स्कूल नेम, टीचर नेम, क्लियर है? सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए आपको प्रॉपर नेमिंग करनी है, क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। यूजर इनपुट लेना, कल मैंने प्रोग्राम बताया था कि आप 3 नंबर यूजर से इनपुट करा के उसको ऐड करेंगे। लास्ट प्रोग्राम पे जाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है? अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो आपको उसको समझ में आना चाहिए माइंड में कि क्या होगा। अब माइंड में स्कैन करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि हर एक लाइन कैसे एग्जीक्यूट होगी, इसमें क्या जाए, ठीक है? ये हमने एक प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है? अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, आप दोनों में से कौन बताएगा एक एक करके मुझे, लाइन वन बाय वन। फर्स्ट लाइन क्या कर रहा है, ठीक है? हम इनपुट ले रहे हैं, नंबर वन वेरिएबल अपने आप में सेव कर रहे हैं, सेकेंड इनपुट ले रहे हैं, प्रोग्राम चलेगा, सेकेंड इनपुट इसमें सेव करा रहे हैं, थर्ड इनपुट इसमें ले रहे हैं, ठीक है? तीनों वैल्यू सम किया, एवरेज निकाला और प्रिंट कर, कोई एरर नहीं दिख रही है, सिंटेक्स एरर कोई नहीं दिख रही है, अभी रन करते प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 40, सेकेंड नंबर 30, 30, तो क्या गया, द एवरेज ऑफ गिवन 3 नंबर इज 306। तो ये प्रोग्राम बन गया 3 नंबर का यूजर इनपुट लेके उसको सॉल्व, ये चीज क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। दिस इज क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट। अब
वेरिएबल्स पढ़ लिए, ठीक है। यूजर इनपुट पढ़ा था। अभी ऑपरेटर पे आते हैं, पहले ऑपरेटर ही समझ, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या है बेसिकली? ऑपरेटर्स, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर आर द सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। जैसे ऑपरेटर क्या है यहाँ पे? ये प्लस ऑपरेटर है, ये प्लस ऑपरेटर है, ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये डिवाइड का ऑप्शन ऑपरेटर है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर होते हैं, लाइक दिस: अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। तो ये चार टाइप के ऑपरेटर हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं? अब ये क्यों यूज होते हैं? जब भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, clear? या कोई भी प्रोसेस करेंगे डेटा के साथ, एडिशन सब्ट्रैक्शन या कुछ भी कंप्यूटेशन करेंगे, तो ये ऑपरेटर यूज होते हैं। चार टाइप के ऑपरेटर हैं। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको हेल्प करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, इस टाइप। असाइनमेंट, वैल्यू को असाइन करने के लिए। कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, करके देखते हैं। एडिशन, आपको दो नंबर को एडिशन करना है। नंबर्स को यहाँ पे ऑपरेंड बोलते हैं। एडिशन करने के लिए आपको दो ऑपरेंड देने, एडिशन करने, इजी है, ये कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, टू ऑपरेंड कर सकते हो, ठीक है। डिवाइड, डिवाइड के लिए दो हैं, फ्लोट एंड फ्लोट। इसको एक बार समझ लो, ठीक है। यहाँ पे हम ऑपरेटर ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू और 6। ऑपरेटर एक इंटरनल लाइब्रेरी है, तो आप उस नाम से फाइल नहीं बना सकते। ए डिवाइड बाई बी, लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। 3.3333। ये तो हो गया नॉर्मल डिवीजन। अगर यहाँ पे हम दो लगा दें जैसे, तो अब देखो 3, सिर्फ 3। जब आपको प्रॉपर डिवीजन करनी है, तो आप इसका यूज करोगे, डिवाइड द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड। डिवाइड द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड, ये फ्लोट है। फ्लोट का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू। आंसर में अगर फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में पूरा आंसर देगी। ये डबल आप लगा दोगे तो ये डेसिमल पॉइंट को हटा देगा, उसकी फ्लोर वैल्यू को कैलकुलेट करने से 4.666 से आया, तो सिर्फ 4 को कंसीडर करें। ये चीज क्लियर है? ये चीज समझ में आई? यस और नो? देखो डिवाइड के दो साइन, बाकी तीनों तो सिंपल है, ऊपर के टॉप के प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसमें कुछ डिवीजन दो टाइप की है। सपोज मैंने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो ये पॉइंट में आएगा आंसर। क्लियर? से मैंने यहाँ पे लिखा 10 डिवाइड बाय 3। ये कंप्यूटेशन में बहुत यूज होता है, इसको ध्यान से समझना। तो 3.33 कुछ आंसर आएगा, 3.3। अगर आपको डेसिमल में नहीं चाहिए, राउंड ऑफ आंसर, राउंड ऑफ भी नहीं होता, ये फ्लोर होता है, मतलब 3.33 नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आगे की वैल्यू चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, कंप्लीट वैल्यू चाहिए 3। तो डेसिमल पॉइंट्स को हटा देगा। कब? जब आप
इस टाइप के दो स्लैश का यूज करेंगे। ये होता है डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। ये डिवीजन होता है फ्लोट डिवीजन। डिवीजन दो टाइप, फ्लोट फ्रैक्शन, फ्लोर राउंड ऑफ वैल्यू। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। नेक्स्ट है मॉडुलस। मॉडुलस होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। अब बताओ 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 3 3 9, क्या बचा? 1। कभी आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से मॉडुलस लगाओ। तो 10 मॉडुलस बी, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर वैल्यू देखो 1। इज दिस क्लियर? रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या करना है? मॉडुलस लगाना। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे तब ये सारी चीजें यूज। आनंद, ये क्लियर हो रहा है? प्रीति? ठीक है। नेक्स्ट है पावर। पावर मैथ्स में इसे 4 की पावर 3 मैथ्स में से इसका मतलब होता है 4 × 4 × 4 4 60 × 64। जब भी आपको पावर निकालनी है वह इस तरह का यूज। क्लियर? जब भी आप आज के बाद मैथ्स में कंप्यूटेशन करेंगे इन सिंबल्स का आप यूज कर सकते हैं, मॉडुलस रिमाइंडर निकालने के लिए, डिवाइड करने के लिए, पावर। क्लियर? नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर है, किसका साइन? नहीं, अपर एरो नहीं, कैरेक्टर साइन। आपको यही साइन यूज करना है। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा था कि मैथ्स में ऐसे होता है ये। नहीं नहीं नहीं, 4 पाइथन में आपको ऐसे करना है 4। ठीक है। ये क्यूब ही है, आपको स्क्वायर निकालना है तो ये 4, क्यूब निकालना है 4, 4 वैल्यू आएगी। ये तो सिर्फ ऑपरेटर है। ये स्क्वायर हो गया, पावर 2 हो गई, पावर 3 हो गई, क्यूब हो गया, पावर 4 हो गई, तो 4 बार हो गया। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये इसमें। ठीक है। नेक्स्ट चीज कंपैरिजन ऑपरेटर। जब आपको किसी वैल्यू को कंपेयर करना हो, और ध्यान रखना अर्थमेटिक जब भी ऑपरेटर यूज करते हो तो इसका आंसर आपको वैल्यू के टर्म्स में मिलता है, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसका जो आंसर मिलेगा वो ट्रू या फॉल्स के टर्म में मिलेगा। अब जो ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं बूलियन वैल्यू। अभी हमने पढ़ा था टेक्स्ट, स्ट्रिंग, डेटा टाइप, और अब एक और डेटा टाइप पढ़ रहे हैं क्या? बूलियन। बूलियन वो डेटा टाइप होता है जिसमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यू आ सकती है और कोई वैल्यू आप नहीं इंसर्ट कर सकते। तो ये जो ऑपरेटर है ये कैसी वैल्यू को रिटर्न करते हैं? ये बूलियन वैल्यू को रिटर्न। धीरे धीरे टाइप आते जाएंगे, हम एड ऑन करते जाएंगे। टेक्स्ट आपको पता है, सॉरी टेक्स्ट नहीं, इंटीजर पढ़ा था। इंटीजर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग या टेक्स्ट, और एक और बूलियन हमने अब ऐड कर लिया आपको में, क्या है? ट्रू और फॉल्स। इज दिस क्लियर? तो अगर हम, अब कैसे पता लगेगा इसका टाइप होता ही नहीं होता है? सपोज माय माय आंसर, हमने एक वेरिएबल बनाया, इसकी हम ट्रू, ये फिक्स्ड वैल्यू है। ये इनको बोलते हैं हम कीवर्ड्स। एक और टर्म, कीवर्ड्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ये होते हैं रिजर्व वर्ड। ठीक है? इनका
ऑलरेडी मीनिंग डिफाइन है। तो जब आप कैपिटल टी आर यू ई लिखते हो इसका मतलब ट्रू, ठीक है। और ये फिक्स्ड है कि सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये डिफाइन नहीं होता आपको हमेशा। हाँ हाँ, सेम में भी फिक्स है, मल्टीपल कीवर्ड्स है लेकिन फिक्स्ड है। अ, नहीं, उसमें भी ज्यादा होते हैं, बुक्स में 32 है, आप लिस्ट देख सकते हो। कीवर्ड्स इन पाइथन लिस्ट, ठीक है, कितने सारे कीवर्ड्स इसमें भी अराउंड से, ऐसे काउंट नहीं किया। पाइथन तो इसमें भी 36 है, तो शायद 32 है, इसमें 36। बट ये इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, मतलब इंक्रीज मतलब अगर कोई नई लैंग्वेज, नई लाइब्रेरी आ गई तो कुछ और इंक्रीज कर, ठीक है। प्रोग्रामिंग में नंबर्स का कोई रोल नहीं होता, कि ऐसा नहीं है कोई आपसे पूछेगा कि 32 कीवर्ड्स है, 35 है, बट आपको ये पता होना चाहिए कीवर्ड्स क्या, ठीक है। फंक्शन, कितने फंक्शन होते हैं, कोई ऐसा मतलब जीके टाइप नॉलेज नोबडी विल आस्क। प्रोग्रामिंग में कंप्यूटेशन पूछी जाएगी, लॉजिक, बेसिकली प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट और लॉजिक, क्लियर है। इंटरव्यू में कभी रेयर केस में ही आई थिंक इस तरह पूछना चाहिए कीवर्ड्स कितने हैं, क्योंकि रिमेंबर वाली चीजें, ठीक है। तो हम आते बुलियन पे, तो ये वर्ड्स है जो माय आंसर, हमने क्या किया है, एक वेरिएबल है, इसके अंदर ट्रू रखा है, इसके अंदर किस तरह की वैल्यू है, बूलियन वैल्यू, कैसे चेक कर सकते हैं, प्रिंट करेंगे हम माय आंसर, तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। इसका डेटा टाइप प्रिंट करना है, प्रिंट टाइप ऑफ माय आंसर, ये टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, ये बूलियन वैल्यू, बूल, ये बूल क्लास को बिलोंग करता है। ये टेक्स्ट कब होगा, जब मैं इसके अंदर इस तरीके से ट्रू वैल्यू को हार्ड कोड करके स्ट्रिंग में रखूँ, अब ये टेक्स्ट है, ठीक है, इट हैज बिकम स्ट्रिंग। अगर हम इसको इस तरीके से करें तो ट्रू और फॉल्स, हम दो वैल्यू सेट कर सकते हैं, और कैपिटल रखना है एफ, फर्स्ट वर्ड, ये फिक्स्ड है, ट्रू और फॉल्स एक फिक्स्ड कीवर्ड है। ट्रू का मतलब होता है 1, मतलब 0। ये किस टाइप का डेटा टाइप है, ये बूलियन टाइप का डेटा, ये क्लियर हुआ। बूलियन क्यों आया, क्योंकि जो ऑपरेटर हैं कंपैरिजन, ये जो रिजल्ट आपको देते हैं वो बूलियन में देते हैं। तो सपोज आपको कुछ दो वैल्यू को कंपेयर करना, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, और आपको प्रिंट करना है a इज ग्रेटर देन b, क्या a b से ग्रेटर है, तो ये चेक करेगा और आंसर आपको बूलियन में देगा। तो अगर ऐसा होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। लेट्स सी, तो फॉल्स, इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी नहीं है। तो आप अपने प्रोग्रामिंग में चेक कर पा रहे हो जो नंबर यूजर ने दिया है, ठीक है, उसमें फर्स्ट नंबर सेकंड से ग्रेटर है या नहीं, सेम लेस देन। अभी इनका प्रोग्राम बना के देखेंगे तो थोड़ी चीजें क्लियर हुई कैसे मिल, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, ट्रू, ट्रू मीन्स हम क्या कर रहे हैं इसमें, चेक कर पा रहे हैं,
दिस क्लियर। नेक्स्ट इक्वल टू, जब हमें प्रोग्रामिंग में इक्वल टू, एक ये होता है, एक डबल इक्वल टू होता है, ठीक है। इसका मतलब वैल्यू को असाइन करना, ए की वैल्यू असाइन। डबल इक्वल टू का मतलब कंपेयर करना। अगर मुझे कंपेयर करना है क्या दो नंबर बराबर हैं, लेट्स सी ए इक्वल इक्वल बी, क्या ऐसा है, लेट्स सी। फॉल्स। फॉल्स मतलब ये बराबर नहीं है। अगर बराबर होते तो ये क्या देता, ट्रू देता। True। ये क्लियर हुआ, लाइक ट्रू। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। डबल इक्वल टू का मतलब एक्चुअल में इक्वल टू है, सिंगल इक्वल टू का मतलब असाइन करना, वो ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल। फॉल्स। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, बट यहाँ पे ए बी के बराबर है, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग। ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल। अब ये लॉजिक जब हम काम करते हैं, सपोज ए इक्वल 10, बी इक्वल 20, ठीक है, और प्रिंट कर रहे हैं बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये ठीक आ रहा है, इसका आंसर आएगा टू। सपोज अगर हमने ऐसे लिख दिया, आप इसका आंसर बता सकते हो क्या आएगा, A20 B20 प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, ये ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं, बराबर है लेकिन उससे बड़ा नहीं। अगर आपको ये चेक करना है कि ये बराबर है और ग्रेटर देन है, आपको इस तरीके से यूज करना, कि लॉजिक बिल्डिंग में काम आएगा। सपोज जिन बच्चों के 30 से ज्यादा मार्क्स आए हैं वो पास है, तो आपको वहां पे लॉजिक लिखना पड़ेगा, प्रिंट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30। इज दिस क्लियर। तो वहां पे आप ऐसे नहीं करोगे जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 29 है, ये गलत हो गया। तो 29 से बड़ा 21 भी होता है, बट ये फेल कैटेगरी में जाएगा। क्लियर है, दोनों लॉजिक में डिफरेंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस लॉजिक में और इस लॉजिक में डिफरेंस है। क्लियर। इसमें अगर मैं 29.1 दूंगा तो वो फेल होगा, जो एक्चुअल है। इस लॉजिक में मैं 29.1 दूंगा तो वो पास हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, कंप्यूटेशन में पूरा लॉजिक बिगड़ जाता है। इसी के बेसिस पे जब डेवलपर काम करते हैं, जो थोड़े इनएक्सपीरियंस होते हैं, इस तरह के लॉजिक लिखने में बाउंड्री वैल्यू एरर्स आती हैं मैनुअल में। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यस और ग्रेटर देन इक्वल टू 30 मतलब 30 या 30 से ज्यादा। यहाँ पे लॉजिक हो गया 29 से ज्यादा, 29 से ज्यादा 29.1 भी होता है, 29.1 भी होता है। फिर सही से देख के आपको लिख, ठीक है। सेम, लेस देन और इक्वल टू, जिनके मार्क्स लेस देन और इक्वल टू हैं वो इस तरीके से। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर, जब आपको एक से ज्यादा वैल्यू को चेक करना है, सपोज ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30, मुझे चेक करना है प्रिंट ए इज ग्रेटर देन
सपोज बी इज ग्रेटर देन ए एंड ऑपरेटर आप इस तरीके से एंड लिखते हैं, एंड सी इज ग्रेटर देन ए, तो इस कंप्लीट की वैल्यू ट्रू या फॉल्स आएगी। कब आएगी? जब ये भी ट्रू होगा एंड ये भी ट्रू होगा। क्लियर है? एंड का मतलब आप कितने भी एंड लगा सकते हैं। एंड सी इज ग्रेटर देन बी, जब ये सारे ट्रू होंगे तभी इसका आंसर ट्रू आएगा। लेट्स सी। आंसर क्या रहा? अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो गया, हम एक और लगा दिए, एंड ए इज ग्रेटर देन बी, फॉल्स। ये वर्क करता है मल्टीप्लाई की तरह। इसका आंसर टू वन वन वन, जो फॉल्स आ गया वो जीरो हो गया। तो अगर वन की मल्टीप्लाई जीरो से हो गई तो सारा कुछ जीरो हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो लॉजिक लिखने के लिए काम आएगा जब आप एंड दो तीन वैल्यू एक साथ चेक। नेक्स्ट, और मीन्स होता है दोनों में से एक। और मतलब या तो इसमें से एक भी ट्रू हो गया, ये प्लस की तरफ वर्क करता है। ये ट्रू हो गया मतलब वन प्लस, ये जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है। फॉल्स मतलब जीरो। ये कैसे वर्क करेगा? प्लस की तरह बिहेवियर है, ऐसे याद रखना। एंड मल्टीप्लाई की तरह बिहेव करता है। इसमें से एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू आ जाएगा। क्लियर? नॉट अपोजिट, ट्रू इफ फॉल्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नॉट बी ग्रेटर देन ए। जो भी इसका आंसर आएगा नॉट हो जाएगा। नॉट मतलब अपोजिट। जो बच्चे पास नहीं हैं, जिन बच्चों के मार्क्स ग्रेटर देन 30 नहीं है, उनका, जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो वहां पे इस तरह की चीजें यूज होती। क्लियर? नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। वैल्यू को असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर ने बताया था पहले, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, कंपैरिजन, और ये असाइन। ठीक है, असाइनमेंट। अब असाइन वैल्यू ऐसे भी जाती है, ए इक्वल ए प्लस बी, ए प्लस बी को ऐड करो, ए में असाइन करो। ठीक है, इसका शॉर्टकट तरीका भी है। आप इसको ए प्लस इक्वल बी भी लिख सकते हो। पाइथन में इसका मतलब होता है कि बी की वैल्यू को ए में ऐड करके ए को असाइन कर दो। क्लियर? इस शॉर्टकट को भी आप यूज कर सकते हो। माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड सेम तरीके से, और सिंपली आपको इस तरीके से यूज करना है। एक्स वाई प्लस जेड, एक्स हमारा ए प्लस बी, ए में आ। क्लियर? इसमें जो ऑपरेटर आपको सीखनी है वो एंड, और डबल इक्वल टू, कंपैरिजन ऑपरेटर आप ज्यादातर यूज करोगे। ये तो बेसिक ऑपरेटर। एंड की प्रॉपर्टी ज्यादातर हम यूज करेंगे, एंड, और डबल इक्वल टू, ये असाइन, ये ऑपरेटर ज्यादा यूज होंगे। क्लियर? नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। क्लियर? डिसीजन मेकिंग मतलब, अब इसको ध्यान से समझना। थर्ड, अभी तक मैंने लिखा ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, और प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर देन बी। क्या होगा इस केस में? ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, ए 10, बी 20, और प्रिंट कर रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। तो क्या ये प्रिंट होगा?
यस और नो, आपको बताना है कि ये प्रिंट होगा अभी। आनंद, क्या आउटपुट आएगा स्क्रीन पे? आनंद, मेरी वॉइस आ रही है? आप म्यूट क्वेश्चन। प्रीति, क्यों नहीं होगा प्रिंट? ये कोई रीजन? नहीं, प्रिंट के अंदर मैंने क्या लिखा है? हाँ, नहीं होगा प्रिंट। क्यों नहीं होगा प्रिंट? ये प्रिंट ध्यान से देखो स्टेटमेंट। अच्छा, लास्ट टाइम ये प्रिंट होगा नहीं होगा? ये प्रिंट होगा। लेट्स सी। क्या ए इज ग्रेटर देन बी? फिर से। ए इज ग्रेटर देन बी। क्यों? क्योंकि ये तो प्रिंट की कमांड है। हम तो कंपेयर कर ही नहीं रहे। हमने तो सिर्फ एक लाइन लिखी है। आ रहा है समझ में? क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, मैं तो इसमें अंदर कुछ भी लिख दूं, वो तो उसको प्रिंट करेगा ही। यस और नो? इस स्टेटमेंट का इस स्टेटमेंट से कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो डबल कोट्स में लिखी है, ये तो स्ट्रिंग है। आ रहा है समझ में? यस और नो? ये कैसी स्टेटमेंट है? ये रन होगी, ये रन होगी, ये रन हो जाएगी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इससे। लेकिन अगर मुझे, मैं चाहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है, ए इज ग्रेटर देन बी, ये तभी प्रिंट हो जब एक्चुअल में ए ग्रेटर देन बी हो। तो कंडीशन क्या आ गई कि जब ए ग्रेटर देन बी हो तभी ये प्रिंट करे, वरना ना करे। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल। अब यहाँ कंडीशन आ गई। अभी कोई कंडीशन है इसके ऊपर? इसको प्रिंट करने से पहले कोई कंडीशन नहीं। अगर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट बनानी होती है पाइथन में, तो हम यूज करते हैं इफ एल्स। इफ एल्स। क्लियर? इफ कंडीशन बोलते हैं, पहले इफ कंडीशन सीखते हैं लगाना, फिर एल्स। तो इफ कैसे लिखते हैं? इफ ब्रैकेट, कंडीशन यहाँ पे लिख दो, ए इज ग्रेटर देन बी, कॉलन, और नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे लिखो ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर? ये जो आगे स्पेस छोड़ा, इसे बोलते हैं इंडेंटेशन। उससे ये बताता है कि इफ का स्कोप कितना है। ये स्टेटमेंट कंट्रोल करेगी इस स्टेटमेंट। अगर इसके अंदर एक और स्टेटमेंट होती, यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते प्रोग्राम एंड्स हियर। क्लियर है? अब क्या हो रहा है? ये इफ की स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट तभी चलेंगी जब ये ट्रू होगा। लेट्स सी। कुछ भी आउटपुट नहीं आया, ये चले ही नहीं क्योंकि ये ट्रू है ही नहीं। अगर हम ए को ट्रू कर दें, लेट्स सी, ए इज ग्रेटर देन बी, प्रोग्राम एंड्स हियर। ये चीज समझ में आई? तो ये जो दो लाइन हो गई, इट हैज बिकम कंडीशनल नाउ। दे विल ओनली रन व्हेन दिस कंडीशन विल बी ट्रू। कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? ए इज ग्रेटर देन बी। दिस इज क्लियर नाउ? ये क्लियर हुआ? इसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। क्लियर? अब ये जो कंडीशन है, इसका इफेक्ट कहाँ तक है? यहाँ तक है। अगर मैं इस इंडेंट को हटा दूं आगे से, तो ये जो लाइन है, ये अब इस इफ एल से बाहर हो गई।
इंडेंटेशन बताता है इसका स्कोप। तो अब इसको फर्क नहीं पड़ता ये ट्रू है फॉल्स। अगर हम इसको चलाएं, प्रोग्राम एंड्स हियर, ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा है नहीं है, तो सिर्फ ये लाइन नहीं चलेगी, बाकी का प्रोग्राम अपने आप ही चलेगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो इफ कहाँ तक कंट्रोल कर रहा है? इफ वहीं तक कंट्रोल कर रहा है जहां तक हमने इंडेंट दिया था। बाकी प्रोग्रामिंग में ब्रैकेट्स लगते हैं और यहाँ पे लगता है इंडेंटेशन। क्लियर? अगर ऐसा नहीं है, अगर ए ग्रेटर नहीं है, एल्स, एल्स में कंडीशन देने की जरूरत नहीं है आपको। एल्स में आप क्या लिख सकते हो? ए ग्रेटर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? बी इज ग्रेटर देन ए। क्लियर? बी इज ग्रेटर देन ए, इसको हम रन कर रहे हैं। बी इज ग्रेटर देन ए, तो अभी डिसाइड करेगा। ए ग्रेटर है तो ए ग्रेटर आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं, अब चलाएं इसको। मेरा ये बटन चला गया। चलो अभी ऐसे करें। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन, ये क्लियर है। अगर हम इनपुट यूजर से लेंगे, सेकंड नंबर यू एंटर इज ग्रेटर, तो ये प्रोग्राम बन गया। ये खुद से आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपने कौन सा नंबर, ठीक है। एक बार हम प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने नंबर एंटर कर दिया 78, सेकंड नंबर 12। तो ये खुद बता रहा था फर्स्ट नंबर यू एंटर इज ग्रेटर। फिर से प्रोग्राम चला रहे हैं, नंबर एंटर किया, सेकंड नंबर एंटर किया, अब कह रहा था सेकंड नंबर यू एंटर इज ग्रेटर। तो प्रोग्राम खुद से आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि हमने कौन सा नंबर ग्रेटर किया। ये क्लियर है? यस और नो, ये समझ में आ रहा है? इफ एल्स, ठीक। मैं इसको भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोग्राम आता है ऑड इवन फाइंड करने का, कि नंबर को फाइंड करना है कि ये ऑड है और इवन है। क्लियर? कैसे फाइंड करेंगे? सपोज यूजर ने एक नंबर एंटर किया, हमने उस नंबर को स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में नंबर। अब हम इस नंबर को चेक करेंगे। कैसे? कैसे पता लगाते हैं नॉर्मली? अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो इवन है, वरना वो ऑड है। क्लियर? सपोज इसी प्रोग्राम में एक और बना लेते हैं इसमें, और इवन डॉट पी। ठीक है, इसी को यूज कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट। सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया नंबर, प्लीज एंटर एनी नंबर
टू चेक इवन और, ठीक है, यूजर ने नंबर लिया, इफ नंबर मॉडुलस करना है, रिमाइंडर निकालना, मॉडुलस टू इक्वल इक्वल टू 0। देखो क्या लॉजिक लिखा है, वो अगर हम थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे जो भी नंबर हमने एंटर किया है इसका रिमाइंडर निकाला है और कंपेयर किया है 0 से। कोई भी नंबर है 10 है, 10 मॉडुलस 2 डिवाइड नहीं कर रहा है, 10 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ गया उसका 0, तो 0 इक्वल 0, यस, तो ये क्या हो गया इवन नंबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर यू एंटर्ड इज इवन नंबर। क्लियर। नेक्स्ट, अगर नंबर इवन नहीं है दो ही कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या है, नंबर यू एंटर्ड इज ऑड नंबर। लेट्स सी, लेट्स चेक अवर प्रोग्राम, ठीक है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। प्लीज एंटर फर्स्ट, ये डिसीजन मेकिंग वाला रन, ठीक है। प्लीज एंटर एनी नंबर टू चेक इवन और, मैंने एक नंबर लिख दिया, एंटर किया, नंबर यू एंटर इज ऑड नंबर। और फिर से चेक कर रहे हैं प्रोग्राम, इवन, दो बार टेस्ट किया हमने, सॉरी, दो बार हमने टेस्ट किया, एक इवन नंबर में और एक ऑड नंबर। टेस्ट करना हमेशा प्रोग्राम को जरूरी है। ठीक? इस तरीके से हमने प्रोग्राम लिखा किस चीज का, इवन एंड ऑड। ठीक है, मैं आपको इसी पे से लाइक, तो इस तरीके के प्रोग्राम आपको प्रैक्टिस करने हैं थोड़े से। अब ये वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, ठीक है, ऑपरेटर का यूज करना है और कुछ प्रोग्राम लिखने हैं। मैं आपको कुछ प्रोग्राम दे दूंगा होमवर्क में, वो आपको सॉल्व करके लाना है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें?